हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 लाइन्स एंड एंगल्स। और इसको डिस्कस करने से पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट। तो पॉइंट जो होता है हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक डॉट से। इसको डॉट से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि इसकी ना तो कोई लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होती है, ना ही कोई इसकी हाइट होती है, इसलिए हम इसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से। और डॉट को फिर किससे इसकी नेमिंग करने के लिए आप इसको कोई भी कैपिटल लेटर ले सकते हो, ए बी सी, जो भी आपको मन करे वो ले सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है लाइन। लाइन जो है, लाइन को ध्यान रखना कि लाइन की ना तो स्टार्टिंग होती है और ना ही एंड। ना तो हमें ये पता है कि लाइन कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ पे एंड, और हम इसको सिर्फ ओनली इमेजिन कर सकते हैं लाइन को। तो इसीलिए ध्यान रखना कि लाइन के अंदर कोई एंड पॉइंट नहीं होता, कोई एंड पॉइंट नहीं होता। हम इसको मेजर भी नहीं कर सकते, हम ओनली क्या कर सकते हैं? इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो ध्यान रखना कि इसके अंदर लाइन है, कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। हम इस साइड भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं और इस साइड भी इंक्रीज कर सकते हैं, और हम सिर्फ इसको इमेजिन कर सकते हैं, और ये इसका सिंबल है। नेक्स्ट पार्ट आता है रे। जैसे लाइन को जैसे हम दोनों साइड इंक्रीज कर सकते थे, तो रे में क्या होता है कि रे को हम ओनली वन साइड इंक्रीज कर सकते हैं। एक साइड इसका एंड पॉइंट होता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे मैंने इस साइड एरो लगाया है और इस साइड एरो नहीं लगाया है। इसका मतलब हम इस साइड तो लाइन को बढ़ा सकते हैं, मतलब रे को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस साइड इसको नहीं बढ़ा सकते। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? इसका एंड पॉइंट। तो ध्यान रखना है कि रे के अंदर वन एंड पॉइंट होता है और इसको सिर्फ हम वन डायरेक्शन में इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैंने इसका यहाँ पे, और इसको मेजर भी नहीं किया जा सकता। ये देखो, ये इसका मैंने यहाँ पे सिंबल लिख दिया है। आपको क्या करना है? ए भी लिखना है और यहाँ पे और एक साइड एरो बनानी है सिर्फ। थर्ड पार्ट होता है इसका लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट होता है, तो लाइन सेगमेंट को क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। जो टू पॉइंट्स है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा होता है लाइन सेगमेंट। तो आप देखोगे मैंने जैसे यहाँ पे ए और बी इससे रिप्रेजेंट किया, और यहाँ पे भी डॉट है और यहाँ पे भी डॉट, दोनों साइड क्लोज है यहाँ पे। तो इसका मतलब लाइन सेगमेंट के अंदर आपके पास टू एंड पॉइंट्स होते हैं। इसको हम मेजर भी कर सकते हैं, इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, बट इसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट को हम इंक्रीज नहीं कर सकते। और ध्यान रखने वाली बात है कि रे और लाइन सेगमेंट जो है वो लाइन का ही एक पार्ट होते हैं ये। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये इसको रिप्रेजेंट करने का सिंबल है इसको। इसके बाद बात करते हैं हम ये फिगर की, और इसमें आर्म्स, एंगल्स और वर्टेक्स की। तो इस फिगर को आप ध्यान से देखना इसमें। तो ये मैंने नाम दे दिया इसका, मान लो ए बी और ये सी, ये ड्रॉ किया है मैंने एक। तो सबसे पहले हम इसकी आर्म की बात करेंगे। तो आर्म क्या है? मैंने यहाँ पे देखो इस पॉइंट से यहाँ पे एरो लगा के दिखाया, और ये दो आर्म। तो मैं बात करूँगा इसमें आर्म्स बोल दो या साइड्स। तो क्या है इसमें साइड्स? आप बोल सकते हो बी ए और बी सी। बी ए एंड बी सी इसकी साइड्स हैं। और बात करेंगे हम इसमें एंगल। तो एंगल ध्यान रखना बच्चों, एंगल जो है जहाँ पे ये टू लाइंस मीट करती हैं, जिस पॉइंट पे टू लाइंस मीट करती हैं वहाँ पे एंगल फॉर्म होता है। तो ये और ये कहाँ पे मीट कर रही हैं? बी पे। तो ये एंगल क्या हो रहा है यहाँ पे? ये वाला जो पार्ट है ये एंगल फॉर्म हो रहा है। तो हम एंगल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये इसको लिख सकते हैं एंगल बी, एंगल बी लिख सकते हो, या फिर आप इसको लिख सकते हो एंगल ए बी सी, और लिख सकते हो आप इसको एंगल सी बी ए। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स उस पॉइंट को बोला जाता है जहाँ पे दो लाइनें आपस में मिलती हैं। ठीक है, तो जैसे जहाँ पे ये लाइन कहाँ मिली है? पॉइंट बी पे। तो वर्टेक्स क्या होगा इसका? वर्टेक्स होगा बी। ठीक है, वर्टेक्स बी हो जाएगा, और ये इसके जो लाइंस हो गए यहाँ पे। और भी अगर आपको कोई फिगर ड्रॉ करना हो, जैसे मैंने ये फिगर एक ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ये एक एंगल है और मैंने इसका नाम दे दिया पी क्यू आर। पी क्यू आर। इसमें अगर साइड्स की बात करें तो साइड्स क्या हो जाएंगे इसमें? क्यू पी और क्यू आर। एंगल की बात करूं तो इसमें एंगल क्या होगा? क्यू। और वर्टेक्स की बात करूं तो वर्टेक्स भी क्या होगा? क्यू। लेकिन एंगल जब लिखोगे तो आप यहाँ पे एंगल का साइन लगाओगे, और वर्टेक्स जब लिखोगे तो यहाँ पे आप एंगल का साइन नहीं लगाओगे। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो बातें हैं, जो टॉपिक है वो आपकी एक्सरसाइज से रिलेटेड है, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहला है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता क्या है? तो टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री। इसका मतलब कि आपके पास अगर कोई भी दो एंगल हैं और उनका सम मिला के कितना आ रहा है आपको? 90 आ रहा है। तो आप क्या बोल सकते हो उनको? कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हर एक पार्ट जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट होता है एक दूसरे का, वो दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री।
सप्लीमेंट्री में क्या है कि जब टू एंगल्स को आप ऐड करोगे और उनका सम कितना आएगा 180, तो आप क्या बोलोगे कि ये एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है, और सप्लीमेंट्री का हर एक एंगल क्या होगा, उसका सप्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे जैसे तो इसकी डेफिनेशन है टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180। तो सिंपल लैंग्वेज वही ध्यान रखना कि अगर टू एंगल्स को प्लस करते हैं और उनका सम अगर 180 आता है तो आप उनको बोल सकते हो कि ये वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स है। और इन केस अगर आपको कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट एंगल फाइंड आउट करना है तो आप सप्लीमेंट एंगल के लिए 90 माइनस गिवन एंगल और सप्लीमेंट एंगल के लिए 180 माइनस गिवन एंगल कर सकते हो। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल में ध्यान रखना है आपको कि जब टू लाइंस आपस में काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पे एक ये लाइन और एक ये लाइन आपस में काट रही हैं, तो इसके बिल्कुल अपोजिट, इसका नाम ही होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे एंगल 1 के बिल्कुल अपोजिट एंगल क्या है यहाँ पे 3, और एंगल 2 है, एंगल 2 के अपोजिट एंगल क्या है यहाँ पे 4। ये एंगल्स क्या है आपस में इक्वल होंगे। मैंने लिखा है यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और भी आपको ध्यान रखना है इसमें कि हमेशा अपोजिट, सामने वाला, जैसे 1 के सामने 3 है तो ये क्या होगा, इक्वल होगा, और 2 के इक्वल क्या है यहाँ पे 4। और एक और ध्यान रखना कि ये तो अपोजिट है, और अगर साथ साथ की बात करें यानी कि एडजेसेंट एंगल की बात करें इसमें, तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होगा यहाँ पे 180। जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180, और यहाँ पे आप रीजन डाल दोगे बिकॉज लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर में क्या होता है यहाँ पे क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, और स्ट्रेट लाइन में ये एंगल और ये एंगल क्या है एडजेसेंट है, तो इसका सम कितना होगा 180 होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहीं भी अगर फॉर्म हो रहे हों तो अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होंगे, लेकिन जो साथ साथ एंगल बन रहा होगा, जैसे एंगल 1 प्लस 2 180 होगा, एंगल 1 प्लस 4 180 होगा, एंगल 4 प्लस 3 180 होगा, एंगल 3 प्लस 2 180 होगा, ये सब 180 होंगे। इसके बाद बात करते हैं हम एडजेसेंट एंगल क्या होता है। अब आपको एडजेसेंट एंगल समझने की जरूरत है और इसको ध्यान से समझना। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, तो एडजेसेंट एंगल्स के लिए दो चीजें चाहिए आपको। फर्स्ट है कॉमन वर्टेक्स और वन कॉमन आर्म या साइड। वन भी हटा दो, कॉमन आर्म या कॉमन साइड। अब इसको ध्यान से समझना बच्चों, ये थोड़ा सा टॉपिक तो ईजी है पर अगर आप ध्यान से समझोगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ये मैं एक एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, और बीच में इसमें एक लाइन और ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब आपको समझना है यहाँ पे, इसका नाम दिया मैंने ए बी सी और डी। यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक ये एंगल है और एक ये एंगल लेते हैं हम इसको, तो हमें चेक करना है कि ये एडजेसेंट है या नहीं है। तो एडजेसेंट मैंने इसमें सबसे पहले आपके लिए लिखा था, एडजेसेंट फाइंड आउट के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। वर्टेक्स के लिए देखो, अब इन टू इस एंगल को देखते हैं, इस एंगल को लेके जाओ, ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे मिल रहा है बी पे, फिर ये ऊपर वाले एंगल को लेके जाओ इसको ऐसे, ये भी कहाँ पे आके मिल रहा है बी पे। इसका मतलब इन दोनों एंगल का क्या है, वर्टेक्स तो सेम है, यहाँ पे बी वर्टेक्स है, तो एक चीज तो हमारी फुलफिल हो गई कि इसका कॉमन वर्टेक्स है। लेकिन बात करते हैं यहाँ पे कॉमन साइड, तो कॉमन साइड का मतलब है कि इन दोनों में कोई ना कोई साइड कॉमन होनी चाहिए। तो कॉमन के लिए देखो क्या हो सकती है कॉमन, अब ये है और ये, तो इस वाली में कौन कौन सी साइड आ रही है, एक तो ये साइड आ रही है और एक ये इस वाले एंगल के लिए, और ऐसे ऊपर वाले के लिए देखोगे तो एक ये वाली साइड आ रही है और एक ये वाली साइड आ रही है। तो आप यहाँ ध्यान से देखोगे यहाँ जो साइड बी डी है, ये वाली साइड बी डी, ये ऊपर वाले एंगल के लिए भी आ रही है और इस वाले एंगल के लिए भी और इस वाले एंगल के लिए, दोनों एंगल के लिए साइड आ रही है। तो इस तरह की कभी कोई भी कंडीशन हो जहां पे एक साइड दो एंगल में यूज हो रही हो तो आप वहां पे उसको एडजेसेंट एंगल बोल सकते हो, वो एडजेसेंट एंगल होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि एंगल ए बी डी एंड एंगल सी बी डी, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ए बी डी और सी बी डी में क्या है, जो बी डी है यहाँ पे भी और बी डी है यहाँ पे भी, ये क्या है इसका यहाँ पे कॉमन है, दोनों में कॉमन साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल
हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं एक एंगल करता हूँ यहाँ पे एक और आपको समझा देने के लिए, ध्यान से देखना अगर समझ आ जाए तो। ये मैंने ड्रॉ किया है, एक एंगल ये ले लिया और एक एंगल ये ले लिया, ठीक है, एक एंगल नीचे वाला और एक एंगल। तो अब मैं बात करता हूँ इनके वर्टेक्स की। जैसे मान लो दिया मैंने, इसका नाम दिया ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। तो आप कौन से एंगल की बात, हम एंगल की बात कर रहे हैं इस वाले की और इस वाले की। इसमें देखोगे तो इन दोनों का वर्टेक्स जो है वो एक ही पॉइंट पे आके मिल रहा है। वो क्या पॉइंट, दोनों लाइन जो है बी पे और यहाँ भी दोनों बी पे मिल रहे हैं। तो एक चीज़ तो चलो आपको यहाँ पे मान लेते हैं कॉमन मिल गई, लेकिन जब बात करेंगे हम दूसरी साइड की, तो आप इसमें देखो ये दो, इस वाले एंगल की साइड ये हो गई और ये हो गई, और नीचे वाले एंगल की साइड एक ये साइड हो गई और एक, तो इसमें इन दोनों एंगल में कोई भी साइड कॉमन नहीं है, कोई भी साइड कॉमन नहीं है, क्योंकि इस वाले एंगल की अपनी दो साइड अलग हैं, इस वाले की जो एंगल की ये दो साइड अलग हैं। तो ये क्या होगा, नो एडजेसेंट, यहाँ क्या हो जाएगा, नो। और इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले पार्ट में क्या था, इसमें हमारे पास एक ये बेस, इसमें ये वाली साइड क्या थी, कॉमन थी, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजेसेंट होगा। तो आई होप आपको एडजेसेंट समझ में आया होगा। अब इसको समझना आपके एक्सरसाइज का बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और ये है एक्सरसाइज 9.2 से रिलेटेड। अगर आपने इसको समझ लिया तो 9.2 बहुत इजी, तो इजीली आप इसको कर पाओगे। सबसे पहले ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन द फॉलोइंग एंगल्स आर इक्वल। अब इसमें ध्यान रखना, इस फिगर को मैंने ड्रॉ किया आपको समझाने के लिए। यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, ये एल है, ये एम है और ये एन। एल और एम कौन सी लाइन है, यहाँ पे पैरेलल लाइन है, तो आपको पैरेलल लाइन, अनपैरेलल लाइन, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी पहले से ही। तो पैरेलल लाइन है यहाँ पे, और ये जो एन है, एन क्या, एक ट्रांसवर्सल। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि हेयर एल पैरेलल टू एम एंड एन इज अ ट्रांसवर्सल। तो आप इसको समझने के लिए ध्यान से देखो, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ इस एंगल की, आपको समझना है इसमें। ये लिखा मैंने 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, ये इन्हीं का काम है, बस इसको ध्यान से समझ लेना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। सबसे पहले जो बात होगी वो होगी हमारी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। तो इसमें हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ये इसको आइडेंटिफाई करना है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ध्यान रखना है कि एक बाहर और एक अंदर, मतलब एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल एक साइड के। जब सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने ले लिया एंगल 1, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के, एक ऊपर तो एक यहाँ नीचे। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं बस इसमें, कि 1 किसके इक्वल होगा, 5 के, 2 इक्वल होगा 6 के, 4 इक्वल होगा 8 के, 3 इक्वल होगा 7 के। नेक्स्ट है हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हमारे पास, इंटीरियर में कितने एंगल हैं, 4 एंगल्स होते हैं। ये देखो, ये 1 2 3 4, ये 4 एंगल्स जो हमारे इंटीरियर हैं। और इंटीरियर में ध्यान रखना है कि क्रॉस एंगल ध्यान रखना है, क्रॉस का साइन। इंटीरियर और एक्सटीरियर के लिए क्रॉस ध्यान रखना है कि एक इस साइड और एक इस साइड। तो जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे 4, एंगल 4 किसके इक्वल होगा, 4 के क्रॉस में क्या रहा है 6, और एंगल 3 के इक्वल में क्या रहा है, एंगल 5। ये हमारा इंटीरियर है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका अल्टरनेट इंटीरियर के बाद एक्सटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर भी कितने हैं हमारे पास, 4। ध्यान से देखोगे 2 ये हो गए और 2 ये, तो यहाँ पे भी क्रॉस का ध्यान रखना है। तो 1 के साथ क्या आएगा 7, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7 और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8। अल्टरनेट इंटीरियर हो गए, अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गए।
अब एक और टॉपिक है इसके बाद हमारा सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट बोलते हैं, इस नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ कोइंटीरियर, सम ऑफ कोइंटीरियर, या फिर इसका दूसरा नाम है सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ द एंगल्स on the same side of transversal is 180 डिग्री। क्या है इसमें? सम ऑफ कोइंटीरियर या फिर सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। इसको समझने के लिए फिर फिगर को देखो ध्यान से, ये फिगर को ध्यान से देखना। सेम साइड, ये हमारी ट्रांसवर्सल है, सेम साइड कौन से हैं? 4, 5। तो आप ले सकते हो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 और एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180। यही है बस इसका इंपॉर्टेंट। और ध्यान रखना, अगर इनमें से ऊपर में से कोई सी भी अगर फुलफिल नहीं होती है कंडीशन, तो आप क्या डाल दोगे कि जो लाइन्स है वो नॉट पैरेलल है। जैसे हम नोट डाल देना यहाँ पे, नोट इफ एनी ऑफ द above information is not fulfilled, then given lines are not parallel। इसका मतलब क्या है कि मैंने क्या लिखा है कि इफ एनी ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन इज नॉट फुलफिल्ड देन गिवन लाइंस आर नॉट पैरेलल। इसका मतलब क्या है कि अगर ऊपर मैंने जितना भी आपको समझाया है, ये इनमें से अगर कोई भी चीज़, जैसे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होते, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते, या फिर एक्सटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते हैं, तो आप लिख दोगे जो लाइंस है वो पैरेलल नहीं है। तो ये आपका बेसिक था, आप इसको अच्छी तरह समझ लेना। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना। ओके, बाय स्टूडेंट्स।